किया हुआ था, यहाँ पे पेस्ट करता जाऊंगा, नेक्स्ट देन नेक्स्ट और फिनिश। ये आ गया मेरे पास, इसको कर देंगे, ये मेरे पास डाटा आ गया, वही कुछ आ गया। अगर आप देखें, वेज इज अ फंक्शन ऑफ टेन्योर और नॉलेज एंड IQ लेवल, नंबर ऑफ आवर्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड सो ऑन। ओपन एज ग्रुप करेंगे तो वही एग्जाम गीता आपके पास हमारा खुल जाएगी, जो एक्सेल में स्टोरी वही साइड। ओके, अब हम क्या चाह रहे हैं, देखो वेज किस में है, US डॉलर में, टेन्योर किस में है, नंबर ऑफ ईयर्स में, नॉलेज किस में है, मार्क्स में, IQ किस में है, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन किस में मेजर होता है, CC में। जो आज का बच्चा पैदा होता है उसका जो पर जो उसकी ब्रेन पावर होती है दैट ऑलमोस्ट 750 CC। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो इंसान थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो थे इंसान थे, अडल्ट थे, उनका IQ लेवल कहीं पर 300 समथिंग होता था। द मैसेज इज कि आज का जो बच्चा है, आप अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा कि आज का बच्चा पैदा होते हैं आंखें खोल के देख रहा होता है कौन कौन है, क्या रिस्पांस देता है। 1-2 महीने के बाद आप उससे बातें ना करो तो वो रोता है। अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, आपके दौर में बच्चा कितनी देर के बाद आंखें खोलता था, वो कहता था पैदा होता तो महीने के बाद जाकर आंखें खोलता था, वो टुन नहीं रहता था, उससे कोई इशू ही नहीं था, उसका ब्रेन उससे मैसेज ही नहीं कन्वे करता था, भाई दुनिया देख। और आज के बच्चे को अभी वो 1 महीना नहीं हुआ था, वो दुनिया देखने से कहता है दुनिया में दिल लगाओ, बातें करो मेरे से, उसका बड़ा IQ लेवल हाई है। आप देखते होंगे 20 साल का बच्चा होता है, वो आपके टैप को ऐसे ऐसे कर रहा होता है। मेरा बेटा भी 2 साल का, वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है। वो जब मैं जाता हूँ सबसे पहले लॉलीपॉप लेने, नहीं मोबाइल लेने, लॉलीपॉप उसके लिए सेकेंडरी प्रोडक्ट है, मोबाइल उसके लिए, क्योंकि उसके लेवल के जो ब्रेन लेवल है उसी को बेहतर वही इंटरटेन करेगा। जैसे आप लोगों को अगर मैं कह दूँ जाओ किसी लेडी वाले से जाके गाना पढ़ो तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है, आपके IQ लेवल पे वो नहीं पढ़ाएगा। मैं कहूँ कायदे आज़म में या किसी लम्स में चले जाए तो आप वहाँ पे इंजॉय करेंगे, आपके IQ के लेवल से ऊपर की बातें होंगी, आप उससे छेड़ोगे, चीज़ें सीखोगे तो आप इंजॉय करोगे। ऐसे ही तो बच्चा मोबाइल को इंजॉय करता है, इसलिए वो वेलकम करेगा मोबाइल को। लॉलीपॉप आप उसके लिए, वो फ्लेवर अब उसके फेवर नहीं है, फ्लेवर की बात इसलिए इसको इग्नोर करेगा। तो IQ लेवल किस में मेजर होता है, CC में। ये बताने का मकसद था, स्टोरी पूरी लगी। ओपन, इसको मैं कह देता हूँ स्टोरी समझिएगा। जब भी आप EViews में कोई मॉडल रिग्रेस करेंगे, जिस भी वेरिएबल को आप सबसे पहले क्लिक कर दोगे ना और साथ कंट्रोल की को होल्ड रखोगे, ये कंट्रोल कीबोर्ड के ऊपर, और ये ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल आपका डिपेंडेंट कंसीडर होगा। ओपन एज इक्वेशन, ये गौर से देखिएगा, सबसे पहले क्या आ गया, वेज, टेन्योर, नॉलेज, IQ, नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, C। या मैं क्या कह रहा हूँ, किस मेथड से इसे एस्टिमेट करो, लीस्ट स्क्वायर लिखा हुआ है ये नीचे, OLS। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस मॉडल में एक भी असम्पशन जो हमारी थी, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो असम्पशन थी, वो तमाम की तमाम होल्ड कर रहा है। ये मॉडल तमाम की तमाम असम्पशन भी क्वालिफाई कर रहा है। नॉर्मेलिटी भी है, हाइड्रो भी नहीं है, ऑटो भी नहीं है, स्पेसिफाइड है, लिनियरिटी भी है, सो ऑन तमाम की तमाम। अब अगर तमाम असम्पशन होल्ड कर रहे हैं इस मेथड, इस मॉडल को अगर मैं OLS से एस्टिमेट करूंगा तो मेरे पैरामीटर्स क्या होंगे, ब्लू होंगे। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ हमारे पास ब्लू पैरामीटर्स आ गए। अभी हमने चेक नहीं किया कि हमारी कोई असम्पशन वायलेट तो नहीं हुई, ये मेरे पास आ गया मॉडल। देखो ये टेन्योर आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, वेज। वेज किसमें है, US डॉलर में। ये आपके पास क्या है, वेज US डॉलर में, 1000 US डॉलर में, या 100 कर दो, 1000 तो हमें देख लीजिए, 100 US डॉलर में। और IQ किस में है, CC में, 100 CC में। और नॉलेज किस में है, मार्क्स में या परसेंटेज, या एक्सपीरियंस किस में है, ईयर्स में। इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी भला, सबसे पहले देखें टेन्योर क्या है। अगर किसी बंदे का अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इफ टेन्योर इंक्रीज बाय 1 year ऑन एवरेज, हिज और हर वेज विल इंक्रीज बाय 6 US डॉलर एंड वाइस वर्सा। बीटा 1 नहीं कहना, अब बीटा 1 हमें नोन है, तो 6.00 गिवन है, ठीक हो गया। आ जाए जरा नॉलेज पे, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इफ नॉलेज इंक्रीज बाय 8.55 मार्क्स ऑन एवरेज, wage will increase by 8.55 US डॉलर एंड वाइस वर्सा। और अब आगे आ जाओ, ये T वैल्यू 2.44, ये T वैल्यू 4.66। अब स्टोरी बनाओ इसकी। स्टोरी क्या बनती है,
in our model tenure is statistically significant. It means as tenure increases, wages increases in labor market. अब स्टोरी बन रही है, अब वो रटी रटाई बातें नहीं होंगी, अब वो पता चल रहा है, इस भाई को पता है तो चीज़ें क्या है। ऑन सेम पैटर्न नॉलेज कि दुनिया में क्या है, किसकी कदर है, इल्म वाले की, नॉलेज वाले की। तो ये मॉडल भी हमारा ये बता रहा है कि कोई नॉलेजेबल होगा, कोई नॉलेज एक्स्ट्रा अर्न करेगा, कोई नॉलेज एक्स्ट्रा गेन करेगा, तो डेफिनेटली उसको घाटे का सौदा नहीं है, ये बड़ा उसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक हो गया। IQ वो भी पॉजिटिव है। कोई ज़हीन फतीन होगा तो लेबर मार्केट में हमेशा वो प्रमोट होगा, और कोई मेरे जैसा डल होगा तो वो हमेशा स्टैग्नेंट रहेगा, प्रमोट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ आवर्स। जैसे जैसे वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे उसकी एज कम होती जाएगी। ये थोड़ा सा बहुत जरूरत है जो कि एक थेरेपी का, क्योंकि कहती है वर्किंग आवर्स बढ़ाओगे तो वेज बढ़ेगी। पहले क्या होती है, लेबर तो ये चाहे शुरू किया, वर्किंग आवर्स बढ़ाते हो तो वेज पहले बढ़ती है, थिंक बैकवर्ड बेंडिंग। हमारे पास ये वाला पोर्शन तो नहीं आ गया नेगेटिव वाला, नहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कहीं अमेरिकन इकानमी वो ऑलरेडी सेचुरेशन पॉइंट पे थे, कोइडन थे, उनकी और ज़्यादा क्या वर्किंग आवर बढ़ाए तो उनकी वेज कम होना शुरू होगी। देखो डाटा काम का है, फिर इस पर डिस्कस करना है नेगेटिव इफेक्ट, पहले उसको पोस्टमार्टम करो, डाटा काम का। अगर तो यूएस का है तो यूएस में ऐसे ही है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी, मोटापा काम पे है अमेरिका में। क्यों है, काम नहीं कर अंडर थोड़ा सा काम करते हैं, सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन उनकी बड़ी स्ट्रांग है, थोड़ा सा काम कर दिया। वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सोसाइटी है, घर में बैठे टैब पे, घर में बैठे लैपटॉप पे वो काम कर लेते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वर्किंग आप घर में पूरे करके घर में बैठे रहते हैं, इस वजह से जब नहीं छुट्टी है। नेक्स्ट आज एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस क्या है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है आपके एक्सपीरियंस का। ऑन एवरेज इफ एक्सपीरियंस इंक्रीज बाय 1 year, wage will increase by 11.70 US dollar and vice versa, and so on. What about R square? R square shows the variation in wage. Dependent variable क्या है, wage. R square shows the variation in wage due to all these independent variables. It means if there is 1% change in tenure, knowledge and so on, in some में 1% change आए, then on average wage will vary from almost 19%. Okay, what about the adjusted R square? Adjusted R square captures the plenty to use one more explanatory variable in our model. If we use one more explanatory variable in model, then we have to weigh plenty in terms of degree of freedom. So R square is basically adjusted R square is basically adjusted in terms of degree of freedom. तो हमेशा कल भी कहा था R square हमेशा किससे कम होगा, adjusted R square कल हमने एक इक्वेशन लिखी थी, कल R square हमने एक इक्वेशन लिखी थी, क्या कहा था, R square into n-a divided by n-1 समथिंग कुछ ऐसे कहा था। हमने कहा था adjusted R square हमेशा कम होगा किससे, R square से। नजर आ रही कम, क्यों कम होता है, क्योंकि adjusted एडजस्ट हुआ है किसके साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। जैसे कभी 2 किलो साफी गोश्त लो और 2 किलो सफाई वाला गोश्त लो, वजन बराबर होगा, साफी गोश्त का वजन ज्यादा होगा और साफ वाले का जो साफ शुदा होगा उसका वजन कम होगा। क्यों, उसको एडजस्ट किया गया, उसमें से वो चर्बी और वो जो चीज़ें जो आपको नहीं पसंद गोश्त के वो पीस से निकाल देते, ऐसे ही इस वजह से। अब इसको कहीं बुक में अगर ये पूछ लूँ पेपर में तो हरगिज़ में लिख देना साफ गोश्त और गोश्त। स्टूडेंट्स उम्मीद है लिखेंगे कुछ ऐसा भी लिखेंगे। सॉरी फॉर एग्जाम्पल करके गानों लिखो ना, फॉर एग्जाम्पल करके गानों का एडवांस अप्लाइड गाना है ना, तो बेसिक और एडवांस पढ़ गया तो उसी में से फार्म निकालो ना, आप किचन में थोड़े जाना फार्म निकालो। मैं बीइंग अ टीचर एग्जाम्पल को वो रिलेट करने के लिए बताता है, डजंट मीन कि आप भी वहाँ पे वो अंडिया और डोई लेके बैठे हो, भाई अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मैं सबको ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डी वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या बता रहा है, एग्जैक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ऑलमोस्ट सब के सब मास इस IQ के IQ कहाँ पे जाके सिग्निफिकेंट है, 10% में 0.09, और डी वैल्यू इसकी क्या -1.65, और डी वैल्यू को हम किस में देखते हैं, एब्सोल्यूट में देखते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस IQ।
बाकी सब हमारे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हमें प्रॉब्लम क्या चल रहा है देखो, वेज डॉलर में है, टेन्योर किस में है, ईयर्स में, नॉलेज सीसी में, नॉलेज मार्क्स में, आईक्यू सीसी में, नंबर ऑफ आवर्स में, एक्सपीरियंस फिर ईयर्स में, और एजुकेशन किस में है, एजुकेशन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में। तो हर एक वेरिएबल का यूनिट डिफरेंट है, मेजरमेंट स्केल डिफरेंट है। एक बात और देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्विक में प्रोसेस स्पेसिफिक एस्टिमेट, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस है। तो कल तो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि भैया एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या होता है, वेज या खास हद से कम होती है। मीन्स कि अगर कहीं पे मॉडल पे एक्सपीरियंस का स्क्वायर आएगा, उसके साथ कोई भी बीटा 7 आ रहा है, बीटा 7 को क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी नेगेटिव, जिसको नेगेटिव होना चाहिए। फिर हम ये देख लेते हैं कि नेगेटिव है या नहीं। एक्सपीरियंस स्क्वायर तो हमारे पास टर्म नहीं है, वो जनरेट कर रहे। क्विक में आ जाओ, क्विक में जाके क्या करो, जनरेट सीरीज, और जनरेट सीरीज में क्या करोगे, EXP⁴ एक्सपीरियंस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू EXPR, और नेक्स्ट क्या करोगे बोला, शिफ्ट 6 नंबर रेज़ टू पावर 2। अब ये एक नया यहाँ पे वेरिएबल जनरेट हो जाएगा, वो कहाँ पे आता है वो पता नहीं, ऑटोमेटिकली करेगा। ये एक्सपीरियंस के नीचे एक्सपीरियंस का स्क्वायर, अगर आप गौर से देखें ये एक्सपीरियंस चलो ना, ये एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस का स्क्वायर ओपन करके देख लें, हर एक की वैल्यू को डबल किया होगा उसने। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 to 1, 13 का 169, 9 का 81, तो वो स्क्वायर हो चुका है। क्या कह रही हैं आप? हाँ लिख देते, थैंक यू। एक्सपीरियंस जो एक्चुअल नेम है उसका, रेज़ टू पावर 2 ऐसे लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, वेज इज अ फंक्शन ऑफ टेन्योर, आईक्यू लेवल और देन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस का स्क्वायर, ओपन एज इक्वेशन, एस्टिमेट विद वॉइडनेस, व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपीरियंस स्क्वायर, नेगेटिव। इट मींस जैसे ही भैया एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी वेज एक खास हद से आगे जाके क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अब वो एक्सपीरियंस का लेवल क्या होगा जहाँ पे वेज आपकी मैक्सिमम होगी, ये एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस और ये वेज, ये वेज, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन से। ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी, करो जी जरा ऑप्टिमाइजेशन। हमें क्या पता चल रहा है बोला, देखो β1 हैट इंटू एक्सपीरियंस प्लस β2 हैट इंटू एक्सपीरियंस का स्क्वायर। फर्ज करें ये हमारे पास वेज, ये मॉडल है, साथ इसके क्या आ गया β0। ओके, ये मॉडल को मैंने एस्टिमेट किया है। अब क्या होता है बोला कि मैं इसको क्या कहूँगा, फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, पार्शियल चेंज इन वेज ड्यू टू पार्शियल चेंज इन एक्सपीरियंस। तो क्या हो जाएगा, β1 हैट प्लस 2 टाइम β2 हैट इनटू एक्सपीरियंस, और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन किसके इक्वल, 0 के, तो एक्सपीरियंस किसके इक्वल होगा, माइनस β1 हैट, ये दूसरी तरफ चला जाए, डिवाइडेड बाय 2 β2, ये नंबर आ जाएगा आपके पास, एक्सपीरियंस का एक नंबर आ जाएगा। वो क्या बोला, देखो कैलकुलेट करो, क्या बनेगा, माइनस β1 हैट, β1 के साथ एक्सपीरियंस के साथ क्या है 22.47, इसके साथ माइनस वो जो फार्मूले वाला है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू β2 क्या है, माइनस 0.85, 22.47, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1.70, कैलकुलेट कीजिएगा 22 डिवाइडेड बाय 1.7 नंबर आ जाएगा, फिर वो आपके पास आ जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पे ट्रंकेटेड होगा, जहाँ पे कर्वेचर आपका टर्न ले रहा होगा। क्या नंबर आ रहा है जी, बोल ना, 13 पॉइंट। अब डाटा जैसा उसकी बेस पे आएगा, हम ये नहीं कह रहे, इट मीन्स कि जैसे आपका 30 ईयर का एक्सपीरियंस होगा ना,
वहां तक आपकी वेज मैक्सिमम होगी। फिर अगर 30 के बाद आप टर्न लेते हो ना किसी और के पास, ही मेरा एक्सपीरियंस 15 ईयर है, मेरा एक्सपीरियंस 20 ईयर्स है, तो फॉर्म्स क्या करती हैं, कहते हैं ये तो भगौड़ा है, ये 15-20 सालों में इतनी फॉर्म चेंज कर चुका है, इसे आज सुकून नहीं है कि भाई हमारे पास भी रहेगा, काम सीखेगा, निकल जाएगा। फिर उसकी वेज कम करना शुरू कर देती है। थ्योरी यही कहती है। तो हमें वो थ्रेशोल्ड लेवल आ गया हमारे पास, एक्सपीरियंस का नंबर क्या होगा जहाँ पे हमारी वेज मैक्सिमम होगी वो 30। अब हमारे साथ प्रॉब्लम स्टिल सेम है। हमारे जो मॉडल है, मॉडल के जो यूनिट मेजरमेंट यूनिट है वो हर एक डिफरेंट है। हल क्या बताया था कल हमने, स्टैंडर्डाइज कर लो भैया, तो सबसे आसान। तो क्या कर लो, इसको आर्स को ओपन एज इक्वेशन में जाके ओएलएस व्यू में जाके कहाँ पे आ जाओ, कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक्स, कहाँ पे गया वो, एक्चुअल फिटेड रेसिडुअल, लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल ग्राफ। कौन जाता है, रेसिडुअल तो में तो नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक्स में स्केल, यस स्केल कोएफिशिएंट। क्या मतलब है इसका, डिफरेंट स्केल था ना, अब हम उनको स्केल कर रहे हैं सब एक से। ये लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट, नजर आ रहे हैं, जी जी जी। अब स्टैंडर्डाइज को रिपोर्ट कर दो, इसको भी इंटरप्रेट कर दो। स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट की हम इंटरप्रिटेशन कल कर चुके हैं। अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। इफ द टेन्योर इंक्रीज बाय 0.09 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन एवरेज वेज विल इंक्रीज, सॉरी गलत होगा। अदर थिंग्स आर कांस्टेंट इफ टेन्योर इंक्रीज बाय 1 standardized unit on average wage will increase by 0.08 standardized unit wage will increase. Same pattern क्या होगा, if knowledge increase by 1 standard deviation on average wage will increase by 0.3 standard deviation and vice versa and so on. Clear? कल हमने यही कुछ डिस्कस किया था theoretically, ये आ गया आपके पास।